सिलेबस है स्टूडेंट वो किस टाइप का डिज़ाइन होता है, आपके नॉर्मली कुछ टीचर्स इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ 6 में। जैसे हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमारे IIT जैम में हैं, एक टॉपिक है जो सबसे मेजर टॉपिक है, दैट इज रियल एनालिसिस। स्टूडेंट दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो हम रियल एनालिसिस करेंगे जिसको मैं रियल एनालिसिस बोल रहा हूं, एंड सेकेंड वन इज कैलकुलस। स्टूडेंट दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं लास्ट 4 इयर्स की वेटेज की बात करूं, 2017, 2018, 2019 एंड 2020, तो इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 42 मार्क्स थी। ऑलमोस्ट 42 मार्क्स रियल एनालिसिस कंसिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। स्टूडेंट्स इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 15 मार्क्स है। लास्ट 4 ईयर का हमने एवरेज निकाला है और वो एवरेज ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का। ऑलमोस्ट 15 का मतलब 14.75 भी हो सकता है और 15.25 भी हो सकता है। थर्ड वन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, abstract algebra, and the weightage of this topic is 11 marks। 11 मार्क्स का इसका वेटेज है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन बट ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 11 मार्क्स का हो सकता है, बट मेन बात ये है कि MSc में वाइल डूइंग योर MSc ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के लिए भी आपको अभी इस पे अपना मतलब आपकी स्ट्रेंथ मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अच्छी तरह पढ़ के जाना होगा, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन वेक्टर कैलकुलस। द एवरेज नियर अबाउट 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। अगर लास्ट 4 ईयर की एवरेज निकालें तो 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। फिफ्थ वन इंटेग्रल कैलकुलस। इंटेग्रल कैलकुलस, इट्स वेटेज इज 12 मार्क्स। इट्स वेटेज इज 12 मार्क्स। एंड सिक्स्थ वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। Sixth one is differential equation and the weightage of this topic is also 12 marks. So student, ये 100 marks का जो एग्जाम होता है ये इस पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होता है। ओके 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कुछ इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in this exam is 60 and the maximum marks is 100। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। और अब आप देख सकते हैं इसमें ये 3 प्योर ब्रांच होती है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट हैं एंड दीज 3 आर फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स जो अप्लाइड पार्ट है वो स्टूडेंट को नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है इसके कंपैरेटिवली, मगर हम क्या करेंगे, आपकी जो 4 आवर्स की क्लास होगी, इन योर 4 आवर क्लास हम 2 आवर्स तो प्योर ब्रांच पढ़ाएंगे और 2 आवर्स अप्लाइड पढ़ाएंगे, ताकि 4 आवर में से 4 आवर में आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील ना हो या आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। और 4 आवर के 4 आवर अगर हम अप्लाइड पढ़ाते हैं तो आपको लगेगा शायद कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। तो बेटर है हम ऐसा करेंगे कि 2 आवर्स तो आपकी प्योर मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी और रेस्ट 2 आवर्स आपका क्या चलेगा, अप्लाइड का क्लास, ताकि और आपको जिस तरह बोला गया है कोशिश करेंगे उसी टाइप से आपको शीट्स वगैरह सब कुछ मिलती जाए। जो भी डाउट फैसिलिटी वगैरह होगी वो सब कुछ आपको करा दिया जाएगा। और
जो शीट्स मिलेगी और टेस्ट मिलेगा उसके अलावा भी जो डाउट्स होंगे तो उसके लिए भी हम बता देंगे कि आपको इस समय अगर कोई बोलेगा तो हम जैसे आपको 1 आवर का कोई टाइम दे देंगे कि इस समय आप सब लाइव हो जाएंगे और उस समय जिसको जो डाउट है अपना पर्सनल डाउट वो पूछ सकता है। व्हाट्सअप कर देना ताकि हमें पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं। थोड़े टाइम के बाद आपका गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग ग्रुप बना देंगे उस ग्रुप के थ्रू, ताकि हमें एक ही जगह लिंक सेंड करना पड़े और आप सब तक पहुंच जाए। ओके, तो IITs में जाने के लिए आप जानते हो कि इंडिया के जो बेस्ट फैकल्टीज़ होती है वो IITs में होती है। आपको बेस्ट फैकल्टीज़ से पढ़ने का मौका मिलेगा। और जैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में साल में एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होता है, एक आधा सेमिनार होता है, वहाँ यही IITs में आपको वीक में एक कॉन्फ्रेंस या एक सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलता है। वही जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं उनका भी बेनिफिट है। जब वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उनको अच्छे अच्छे प्रोफेसर से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है और वो लाइफ में अगर रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। यही किसी का सपना UPSC होगा। UPSC के लिए आप समझ ही रहे हो कि मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर UPSC। तो UPSC में भी अगर आप इतने अच्छे प्रोफेसर से और एक अच्छे जगह पढ़े हो तो आप UPSC के सिलेबस में भी बाकी स्टूडेंट से आपको एज रह सकती है। एक आपके सोचने का तरीका डिपेंड करता है कि आप किस जगह से पढ़े हो। उस जगह से इवन आप कहीं भी इंटरव्यूज़ देने भी जाते हो तो आप कहाँ से पढ़े हो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगली बात है जॉब प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं नहीं है, केवल और केवल ये फैसिलिटी भी IITs में है। अदरवाइज़ आप और इवन MSc का एग्ज़ाम देने के बाद, MSc IIT JAM का एग्ज़ाम देने के बाद आप MSc इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी जो प्लेसमेंट है वो तो और ज़्यादा है। सिर्फ IIT रुड़की में होता है और IIT रुड़की में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। IIT रुड़की में इसकी जो MSc इकोनॉमिक्स है उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अगर कोई जॉब प्लेसमेंट की तरफ ही जाना चाहता है। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब प्लेसमेंट मिली हुई है। और इवन वो तो जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं सर हमारी क्लास के ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, IIT बॉम्बे का भी ये सीन, अगर MSc मैथमेटिक्स में जैसे मान लो लास्ट ईयर 25 स्टूडेंट थे, उनमें से 7 स्टूडेंट ही बैठे थे और उनमें से 5 को कंपनी प्लेसमेंट मिल गया। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपके लिए आप IIT में उस डायरेक्शन में जा सकते हो। एंड कहीं से भी पढ़ना हो स्टूडेंट्स, हमेशा अच्छी जगह से पढ़ना ही चाहिए। एंड IIT जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उनके लिए भी जिनके लिए 12th में एक बार IIT का मौका चला गया है उनके पास भी एक बार IIT में दोबारा जाने का एक सुनहरा मौका है। बट आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। 42 मार्क्स, 15 मार्क्स, टोटलिटी कीजिए 20, 20 and 12, 32, 32 and 11, 43. This one is 43 and 58, 58 and 42. That comes out to be 100 marks. So students, एक बार नोट कर लीजिए कि आपका जो पूरा टॉपिक्स हैं वो कैसे कैसे डिवाइड है और हम बिल्कुल वैसे ही आप नोट्स बनाते रहिएगा जैसे आप नॉर्मली नोट्स बनाते हैं। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So स्टूडेंट देखिए, बेसिकली हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस एंड इंटेग्रल कैलकुलस से। वैसे तो एक अप्लाइड हमें चुनना था, वेक्टर कैलकुलस भी चुन सकते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी, बट स्टिल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का रोल है। और वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वेक्टर कैलकुलस में भी जो आप सरफेस वगैरह इधर पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में उसका यूज़ है। इसीलिए आपको एक टॉपिक तो रियल एनालिसिस जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, एक तो वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके कारण हमें रियल ही सबसे पहले पढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ एक अप्लाइड पोर्शन पढ़ाना है। और रेस्ट दो जो वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन बोथ द टॉपिक्स वी यूज़ इंटीग्रेशन। दैट्स वाई वी स्टार्ट विद इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस जो है, ये देखिए इंटीग्रल कैलकुलस,
इंटेग्रल कैलकुलस, स्टूडेंट इंटेग्रल कैलकुलस जिसकी वेटेज ऑलमोस्ट 12 मार्क्स हैं, और आप समझ रहे हो एक एक मार्क्स की कितनी, एक एक मार्क्स से आप बॉम्बे से दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली से रुड़की जा सकते हो, और रुड़की से धनबाद जा सकते हो, और धनबाद से एनआईटी जा सकते हो, और एनआईटी से बाहर भी जा सकते हो। तो हर मार्क्स की वेटेज है, हर नंबर को उतना ही अच्छी तरह करना है। तो स्टूडेंट देखिए इंटेग्रल कैलकुलस, स्टूडेंट इंटेग्रल कैलकुलस में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो क्या हैं, जहाँ से जो आपके सिलेबस में है, डेफिनेट इंटेग्रल, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में आप कहते थे निश्चित समाकलन। सेकंड, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। थर्ड वन, डबल इंटीग्रेशन, and its application, and area under the bounded curve, area under the bounded curve, triple integration, triple integration, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स ये आपका सिलेबस है इंटेग्रल कैलकुलस का, ये आपका इंटेग्रल कैलकुलस का सिलेबस है जिसे हमने पढ़ना है स्टूडेंट्स। बट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुझे ध्यान है कि आपको सब कुछ पता होगा, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जरूर देखना पड़ेगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। अदरवाइज हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए बीच में ही, हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ लगाना है वो तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, बट नॉर्मल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार करना पड़ेगा। और ये जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया या डबल इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व जो हम सिंगल इंटीग्रेशन से करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे तो कैलकुलस में आपको फंक्शंस पढ़ाया जाएगा, बट एक फंक्शन का 2 या 3 दिन का रफ आइडिया हम यहाँ इंटीग्रेशन में भी देते हैं, ताकि आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो अचानक आपको कहा जाए इंटीग्रेशन 0 to 2 पाए और 0 to पाए साइन एक्स डी एक्स, और आपको अब यही ना पता हो कि साइन एक्स का कर्व कैसा है या इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो हमारे लिए सामने सामने समस्या आती रहेगी। तो जब तक आपका रियल एनालिसिस का कैलकुलस वाला वो फंक्शन वाला पार्ट नहीं हो जाता तब तक तो आप हमेशा सफ़र करते रहेंगे। तो डेप्थ में तो उस पार्ट को आप रियल एनालिसिस में करेंगे, बट जितनी रिक्वायरमेंट है इंटीग्रल कैलकुलस वाले टीचर को उतनी वो ज़रूर फंक्शन में थोड़ा सा फंक्शन करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लें, फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस अपना स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट ये मत समझना कि ये 5 दिन डेमो है, ये 5 दिन है, सिलेबस आपका स्टार्ट है, सिलेबस आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए और रिप्लाई कर दीजिएगा अगर नोट हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर अपना नाम बता दीजिए। सो आपको स्टूडेंट 2 फैकल्टीज पढ़ाएंगी, जैसे मेरा नाम है ओंकार सिंह भाटी, और दूसरे सर हैं आशुतोष शर्मा, और वो रंजन भी लगाते हैं। ओके,
बाकी दो फैकल्टीज़ और हैं, दो फैकल्टीज़ हैं जो शीट्स और डाउट्स का काम करते हैं। मतलब वो भी हम चारों मिलके मतलब आपको कोशिश करेंगे कि आपको जहां आप जाना चाहते हो वहां पहुंचाएं, मतलब आईआईटीज़ में। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट किया जाए, और जैसे ही नोट डाउन हो जाए, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिए। तो टुडे वी स्टार्ट विद स्टूडेंट फंक्शंस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक फंक्शंस का रफ आइडिया ले रहे हैं। मतलब इन नेक्स्ट 3 डेज मैं उतना ही फंक्शन पढ़ाऊँगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे जहाँ तक रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट, लिखें डेफिनेशन। लेट x and y are two non-empty sets. Students, let x and y are two non-empty sets. Suppose कीजिए x and y both are two non-empty sets. Students, then f is a rule. F is a rule which associates every element of x to a unique element of y. Unique element of y. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ध्यान रखें, क्या लिखा है। सपोज x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज कीजिए x और y दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन f इज ए रूल। f एक ऐसा रूल है विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ x। स्टूडेंट, यहां इंपॉर्टेंट है एवरी एलिमेंट, विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ x टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y। स्टूडेंट, f एक ऐसा रूल है जो x के हर एलिमेंट को y के यूनिक एलिमेंट पर मैप करता है, डिनोटेड बाय दिस वे। स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ x मस्ट हैव इमेज इन y. स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ x, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इमेज। एंड सेकेंडली, यूनिकनेस ऑफ इमेज। सेकेंड वन इज यूनिकनेस ऑफ इमेज। स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। हर एलिमेंट की इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन लिख लें। स्टूडेंट, अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट है तो फंक्शन f एक ऐसा रूल होता है जो x के हर एलिमेंट को y के यूनिक एलिमेंट पर मैप करता है। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट्स, is this one is a function or not? Is this one is a function or not? क्या ये फंक्शन है या नहीं है? Students, if x having this element and y having this element, is f is a function from x to y or not? क्या f x से y पर फंक्शन है या नहीं है? वेरी गुड, स्टूडेंट का रिप्लाई आया है नो। बिल्कुल सही। सिंस a1 हैज इमेज b2, a2 हैज इमेज b1, बट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन x। बट x में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, बट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन x विच हैज नो इमेज इन y। तो x में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोई इमेज y में नहीं मिल रही है। सिंस f of 3 does not exist, so this one is clearly not a function. स्टूडेंट, फंक्शन में हमारी जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ रहेगी जो हमें इंटीग्रेशन में मुझे ज़रूरत है।
जो मैं फिर बता रहा हूँ, आपका तो फंक्शन जो चलेगा वो 10 से 12 से 15 दिन भी चलेगा, बट वो रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे, वहां पर हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन, नीचे तक कहां तक दिख रहा है? ओके ठीक है, दिख रहा है ना। सो एक्स वाई, A1 A2 B1 B2 B3। Students, if x having element A1 and A2 and y having element B1 B2 B3 such that this relation holds, then is f is a function from x to y or not? क्या f x से y पर फंक्शन है या नहीं है? Is f is a function from x to y or not? बहुत समझदार बच्चे लग रहे हैं, नो लिख रहे हैं। बिल्कुल, दिस वन इज अगेन नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, A1 हैविंग इमेज B1, A1 हैविंग इमेज B2, और हमने यहाँ लिखा था टू बीइंग अ फंक्शन, अगर f को फंक्शन होना है, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इमेज एंड दैट इमेज शुड बी यूनिक। हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और उस इमेज को यूनिक भी होना है। सिंस A1 हैविंग इमेज B1, A1 ऑल्सो हैविंग इमेज B2, सो दिस एलिमेंट मैप्स इनटू मोर देन वन एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट पे मैप हो रहा है, सो दिस वन इज क्लियरली नॉट अ फंक्शन। यानी this one is clearly not a function, this is not a function, again this one is not a function। okay, एक बार रब कर दूं स्टूडेंट्स, कैन आई रब कर दिया जाए? जो मैं इधर जाता हूं वो आपका रिप्लाई देखने जाता हूं, अभी थोड़ा आगे स्क्रीन लगा देंगे ताकि मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े, क्लियरली सामने दिख जाए। रब कर दिया जाए? ओके, जो चीज नहीं पता लगे स्टूडेंट वो पूछ लेनी है। सो थर्ड वन, एक्स वाई A1 A2 A3 B1 B2 B3। Students, is this one represents a function from x to y? Is this one represents a function from x to y or not? क्या ये x से y पर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ गया है, जो स्टूडेंट कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे हैं वो भी करें। समझिए स्टूडेंट्स, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? सिंस A1 हैविंग ओनली इमेज B1, सिंस A2 हैविंग ओनली इमेज B1, सिंस A3 हैविंग ओनली इमेज B2, सो एवरी एलिमेंट इन X हैविंग इमेज इन Y एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। A1 हैज ओनली इमेज B1, A1 की इमेज केवल और केवल B1 है, A2 की इमेज केवल और केवल B1 है, A3 की इमेज केवल और केवल B2 है। Since all the elements of X having image and that image is also unique, that means this represents a function. So clearly it is a function. So clearly it is a function. So this represents a function. Student, ये जो function represent कर रहा है, यहां पर जो ये x के element है, the elements of x are called domain of f. Students, domain of f, domain of f, that is elements of x, that is elements of x, and this one is A1, A2 and A3. Student, this one is called domain of f, जिसे हिंदी में हम प्रांत कहते थे। तो f का जो डोमेन होगा, दिस वन इज सेम एज एलिमेंट ऑफ x, जो ये x का एलिमेंट होगा जहां पर f मैपिंग है x से y पे, देन एलिमेंट्स ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन ऑफ f. व्हाट इज रेंज ऑफ f? रेंज ऑफ f, range of f, that is f of x.
यानी एक्स सेट के सभी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ की इमेज आएगी दैट इज रेंज। रेंज ऑफ एफ को हम इमेज ऑफ एफ भी कहते हैं। इमेज ऑफ एफ दैट इज A1 के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज B1 है, f ऑफ A2 इज अगेन B1 एंड f ऑफ A3 इज B2। स्टूडेंट सेट में, सेट थ्योरी में आप जानते होंगे कि एलिमेंट्स की पोजीशन इममटीरियल होती है, रेपिटेशन इममटीरियल होता है, मतलब एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिख देते हैं, सेम मीनिंग होता है। मतलब रेपिटेशन एंड पोजीशन आर इममटीरियल इन सेट थ्योरी। बट यहां पर आपका वो सेट नहीं है जैसा आप स्कूल में पढ़ते थे, सबसेट, पावर सेट, लाइक दिस। यहां पर आप स्टार्ट करेंगे तो काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे कोडोमेन ऑफ एफ। व्हाट इज कोडोमेन ऑफ एफ? कोडोमेन ऑफ एफ मींस एलिमेंट्स ऑफ वाई। जो वाई के एलिमेंट है उन्हें कोडोमेन कहा जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ वाई, दिस वन इज B1, B2, B3। स्टूडेंट्स, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, इन अ सिंपल लैंग्वेज, फंक्शन इज ए मशीन। फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट जो किया जाता है दैट इज डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। एंड वी नो दैट इन दिस फंक्शन वी ऑपरेट A1, A2, A3 and what we get? B1 and B2. So B1 and B2 is range and input, that is A1, A2, A3. This one is element of domain. Function is a machine in which input is called domain and output is called range. Okay? और आप देख रहे हो जो आउटपुट आएगा that is from Y, मतलब that is the element of Y. So आप देख सकते हैं range of F, range of F is basically subset of codomain of F. Range of F is basically subset of codomain of F. Students, F का जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होता है, यानी आउटपुट इसी में से आता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप रिलेशन में, अगर मैं आपको एक बात करूं कि इफ X having element A1, A2, A3 and Y having element B1 and B2, then what is X cross Y? क्या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट X cross Y जानते हैं? X cross Y having all the elements of this form where first element belongs to first set and second element belongs to second set. I mean to say X cross Y contains all the element of the form A comma B such that where first element belongs to first set and second element belongs to second set. This set contains all the element of the form ordered pair A comma B where first element belongs to first set and second element belongs to second set. This one. That's why this set having 3 element, इस सेट में 3 एलिमेंट है, इसमें 2, 3 into 2 is 6. X cross Y में 6 एलिमेंट है। एंड रिलेशन क्या होता है? X cross Y का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है। रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूं। रिलेशन क्या होता है? X cross Y का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है। जबकि यहां पर देखिए फंक्शन में A1 B1 था, A2 B1 था और A3 B2 था। स्टूडेंट देखिए, जैसे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं हस्बैंड से वाइफ पे। अब यहां देखिए, आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का, या एक मिनट, उनके फादर थे बिंदुसार, उनकी वाइफ का नाम क्या था? रानी चारुमित्रा, रानी सुब्रदशी, जो भी है, रानी नूर, लाइक दिस। सो दिस वन इज नॉट अ फंक्शन बट दिस वन इज अ रिलेशन। रिलेशन हस्बैंड वाइफ रिलेशन। देखिए
B comma C, B comma S, B comma N. Since this element has more than one image, since this element has more than one image, so this one is not a function. क्योंकि इस एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है, क्योंकि बिंदुसार इज रिलेटेड विद, रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे सच दैट x इज हस्बैंड ऑफ y. अगर मैं कहता हूं रिलेशन कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म x, y सच दैट x इज हस्बैंड ऑफ y, तो उसके बीच में ये आएगा, बिकॉज बिंदुसार इज हस्बैंड ऑफ चारुमित्रा, बिंदुसार इज ऑल्सो द हस्बैंड ऑफ सुब्रदशी, बिंदुसार इज हस्बैंड ऑफ नूर, बट दिस वन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज दिस एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज. तो जो फंक्शन नहीं होता वो भी रिलेशन जरूर होता है, बिकॉज एनी सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड रिलेशन. कोई भी x क्रॉस y का सबसेट रिलेशन है. अगर मैं सेट बनाता हूं हस्बैंड कॉमा हस्बैंड क्रॉस वाइफ, तो उसके बीच में ये भी एलिमेंट्स आएंगे, मगर ये रिलेशन में तो है बट दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज बट एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज. मतलब सेम इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकते. मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको रब कर दूं स्टूडेंट्स? एक स्टूडेंट का आ रहा है 7 दिन बाद. अच्छा नहीं, कोई और था क्या? रब कर दिया जाए स्टूडेंट्स? यस सर. मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है. यस सर, थैंक यू वेरी मच. तो मैं रब कर रहा हूं. स्टूडेंट एक एक चीज नोट डाउन करते जाइए. इसको अभी नोट करेंगे, जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे तो इन केस कुछ नहीं पता लगा होगा तो एक बार दोबारा उसे रिवाइज कर सकते हैं. बट नोट वैसे ही जैसे आप समझिए आप क्लास में ही बैठे हैं. हमारे लिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि सामने बेंचेस पड़े हैं खाली. तो खैर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. अब आप देखिए स्टूडेंट, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आपने देखी होगी ये इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. ये किस चीज की इक्वेशन है? ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जो रिप्लाई करे बता देना मुझे. ये किसे रिप्रेजेंट करती है? किस चीज की इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये? बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, सर्किल. दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल. ये आगे हम जब कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा कि कर्व्स को ट्रेस कैसे किया जाता है. ये तो खैर वैसे स्टैंडर्ड कर्व है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर. ये टीचर इतना एक्सपेक्ट भी कर सकता है कि ये स्टैंडर्ड कर्व पता हो, फिर भी बता देंगे. मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, मान के चल रहे हैं, वैसे आता है मुझे पता है. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. स्टूडेंट इज above curve represents a function. क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? बताएं, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? नो, बिल्कुल सही नो. अब आप देखिए, अगर आप इसे ड्रॉ कीजिए तो x माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. सेंटर 0 0 एंड रेडियस a. बाद में हम जब सर्कल वगैरह बनाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा. अभी तो फंक्शन सिर्फ आपको इसलिए कराया जा रहा है कि इंटीग्रेशन में मुझे जरूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, उतना करा के मैं रुक जाऊंगा. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है तो क्या किया है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो मुझे y मिला है उन्हें मैं प्लॉट करता गया और एंड में उनको ज्वाइन कर दिया. जैसे आप बचपन में ऐसी लाइन भी ड्रॉ करते थे. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एंड उनको प्लॉट करके ज्वाइन दीज पॉइंट्स वी गेट अ लाइन. इन द सेम वे वी गेट अ सर्किल. बहुत स्टैंडर्ड कर्व है इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया. अब आप देखिए, सपोज कीजिए दिस पॉइंट इज 1,0. सपोज अज्यूम लेट दिस बी 1,0. तो आप देखिए इस पूरी लाइन में
एक्स कोऑर्डिनेट, इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड एज वी गोइंग अपवर्ड, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैल्यू ऑफ y चेंजेस बट x रिमेन्स अनचेंज्ड, बट x अनचेंज रहेगा जबकि y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये पॉइंट कैसा होगा, कुछ 1 कॉमा सम y1, और वो कैसे पता लगेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, आप पुट करके देख लीजिएगा। जैसे कि अगर ये होता सपोज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इफ x इज 1 देन y इज प्लस माइनस रूट 3, इफ x इज 1 y square equal to 3, that means y is equal to plus minus root 3, then we get point 1 comma root 3 and 1 comma minus root 3। चलो इसे root 3 ही लिख देते हैं। So that means for same input we get different outputs, for same input we get different outputs, यानी 1 के corresponding image root 3 भी है एंड 1 के corresponding image minus root 3 भी है। So students, this does not represent a function. That means for same value of x, if we get different values of y, then this one is not a function. यानी if any line parallel to y-axis, if any line parallel to y-axis cuts the graph more than once, then it is not a function. More than once means if any line parallel to y-axis, in that line x coordinate that is abscissa remains same, उसमें abscissa same रहेगा और ordinate change हो जाएंगे। This is called abscissa, this is called ordinate। इस coordinate का जो पहला वाला component है that is abscissa, second वाला ordinate, O-R-D-I-N-A-T-E। So note क्या है, if any line parallel to y-axis cuts the graph more than once, if any line parallel to y-axis cuts the graph more than once, then it is not a फंक्शन। स्टूडेंट आप देख सकते हो, यानी आज से मुझे अगर कोई कर्व बनाना आ गया, उसके बाद बस लाइन ड्रॉ करनी है, अगर वो एक से ज्यादा बार कट कर गई देन इट इज नॉट अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ फंक्शन। नोट कर लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ उतना ही कराया जा रहा है जितना मुझे रिक्वायर्ड है, मेरे टॉपिक में जो रिक्वायरमेंट होगी मेरी। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, रब कर दिया जाए। डन सर है, एक दो का और आने दो रिप्लाई। यस सर, बिल्कुल एक एक चीज को नोट करते जाइए। ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं पता कि कोविड-19 कब तक रहे, तो कोविड-19 का ये भी हो सकता है कि इसमें इस बार कंपटीशन ही कम रहे, तो हमारे लिए तो और गोल्डन चांस है। ठीक है ना, तो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह मेहनत करें। सो स्टूडेंट एक चीज देखिए, इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज एम, कार्डिनलिटी मीन्स cardinal number of a set, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इज कार्डिनलिटी। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसे उसकी कार्डिनलिटी कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं ये सब आपको करवाया जाएगा, बट कैलकुलस का काम है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ functions defined from
x to y r। तो स्टूडेंट्स अगर x की कार्डिनलिटी m है, मतलब इफ x contains m elements and y contains n elements, then total number of function defined from x to y are। तो x से y पर कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, सपोज कीजिए दिस वन इज x, a1 a2 so on am, this one is y, b1 b2 so on bn। आपने स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ा होगा बचपन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी वाले बोलते थे क्रमचय एंड संचय। तो उसमें एनसीआर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर? एनसीआर का मतलब है सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ गिवन एन आइटम्स। सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ गिवन एन आइटम्स, दिए हुई एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके। सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ गिवन एन आइटम्स, एंड दिस वन इज सेम एज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे कि सपोज वी हैव 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी, एंड माई क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 आइटम्स और 2 एलिमेंट्स फ्रॉम दीज 4 एलिमेंट्स। तो एक तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 आइटम्स आर आउट ऑफ गिवन 4 आइटम इज 6। और आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड सॉल्व कीजिए इसे। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1, दैट कम्स आउट टू बी 6। बिल्कुल सही। तो अब आप देखिए, नाउ माई क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फंक्शन दैट आर डिफाइंड फ्रॉम x टू y। x से y पे कितने फंक्शन बन सकते हैं? स्टूडेंट देखिए, अब a1 है, इमेज a1 की कितनी है? a1 कैन मैप इनटू b1, a1 कैन मैप इनटू b2, a1 कैन मैप इनटू bn। a1 का इमेज b1 भी हो सकती है, a1 का आंसर b2 भी हो सकता है, और a1 का आंसर bn भी हो सकता है। सो दिस एलिमेंट हैज n ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स पिक एनी वन एलिमेंट फ्रॉम दीज n एलिमेंट्स, nc1। इन n एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करने के कुल तरीके कितने होते हैं? nc1। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन लो, यानी nc1 मीन्स आपने इन n में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया। सपोज ये कर लिया। नाउ नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर a2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है एक बार बताएं मुझे। अगर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर a2? दिस एलिमेंट हैज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? इस एलिमेंट के पास स्टूडेंट कितनी पॉसिबिलिटीज है बताएं मुझे। n। कई स्टूडेंट n कह रहे हैं, देखें जरा, n कहने का मतलब है a2 की इमेज b2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप a2 कैन, अदरवाइज जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है उसमें हर एलिमेंट की इमेज सेम होती है। a2 कैन मैप इनटू b1, a2 कैन मैप इनटू b2, a2 कैन मैप इनटू bn। एक हमारे पास 1 फंक्शन होता था जो मेरा काम नहीं है इंटीग्रेशन में कराना। अगर वो होता तो एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज एंड दैट इमेज मस्ट बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग भी होनी चाहिए, तब ऑप्शंस कितने आती? पॉसिबिलिटीज n-1 होती तब। बट यहां अगेन वी हैव n पॉसिबिलिटीज, n में से एग्जामिनर कोई भी एक चूज कर ले, कोई भी एक, चाहे इससे डिफरेंट या कहे। इन द सेम वे एवरी एलिमेंट हैज n पॉसिबिलिटी, और वो सब में से n में से एक एक चूज करता जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे मैप नहीं हो सकता। सो n इंटू n इंटू n m टाइम्स। सो n को अगर m टाइम्स और nc1 को सॉल्व करेंगे तो n ही आता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सॉल्व करके देख ले। सो दिस बिकम n इंटू which is equal to n raised to power m, and n means cardinality of y raised to power cardinality of x, cardinality of y raised to power जी। सर प्लीज रिपीट। जी प्लीज रिपीट कर देते हैं।
सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज एम, यानी इफ सेट एक्स कंटेन्स एम एलिमेंट, सपोज दिस वन, set x is given to us, that is a1, a2, so on am, like this. And suppose cardinality of y is n, that means set y having n elements. Then my question is, total number of functions defined from x to y. How many functions are defined from x to y? x से y पर कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं? और अभी हमने बताया कि what is the meaning of NCR. By definition, NCR means number of ways of selecting R items out of given n items. मतलब given n item में से R items को select करने के जो तरीके हैं, कुल तरीके, वो that is denoted by NCR. तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब अगर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं तो हर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती. नो एलिमेंट हैज़ मोर देन वन इमेज, बिकॉज we know, we already studied by definition of function, existence of image and uniqueness of image, that is necessary. So students, every element has unique image. तो देखिए, a1 has these n possibilities. a1 के पास ये n possibility है. a1 can map into b1, a1 can map into b2, so on a1 can map into bn. a1 की इमेज b1 भी हो सकती है, a1 की b2 भी हो सकती है और a1 की bn भी हो सकती है. सो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? n हो गई. तो एग्जामिनर इन n में से कोई भी एक चूज कर ले, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन आइटम आउट ऑफ n इज nc1. तो इन n में से कोई भी एक सिलेक्ट किया. सपोज a1 की इमेज आए b2. नाउ अगला मेरा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर a2. क्या a2 b2 पे मैप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है a2 b2 पे भी मैप, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती. So this has again n possibilities. तो a2 की again कितनी possibility हो गई? n. तो again for a2 total possibilities are n and we are selecting one out of them, and total number of ways of selecting one item out of given n item is nc1. तो टोटल n में से एक आइटम सेलेक्ट करने के कुल तरीके कितने होते हैं? nc1. और यही काम हर एलिमेंट के लिए होता गया, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? m है, तो ये काम m बार हुआ. और nc1 को सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज n. तो n इंटू n इंटू m टू m टाइम्स, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ y रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ x. हाँ, अब पता लग गया? हाँ पूजा? यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच. सो स्टूडेंट्स, ओके, सो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी. सो एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज. स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड डोमेन, elements of f of x are called range, and elements of y are called codomain. Okay, so student, range is always subset of codomain. ये हमने देख लिया. so एक दो डेफिनेशन देखें स्टूडेंट. डेफिनेशन देखें, इवन फंक्शन. even function a function, ये इवन फंक्शन की हमें बहुत ज़रूरत है जब हम प्रॉपर्टीज करते हैं इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में. अ फंक्शन f is a function from d to r is said to be an even function. A function is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x for all x comma minus x belongs to domain. Students, किसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन कब कहते हैं? इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर देखिए,
x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी, किसी भी x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी, माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही इमेज आनी चाहिए. द इमेज अलॉन्ग x, image of x is same as image of minus x. यानी x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी माइनस x के कॉरस्पॉन्डिंग भी बिल्कुल वही इमेज आनी चाहिए. दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, इवन फंक्शन क्या होता है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ओके, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y axis. Symmetric about y axis. So student, for example जैसा हम देखते हैं f of x is equal to x square. आप चेक करके देख सकते हैं. इंटरचेंज x by minus x. This becomes f of minus x is equal to f of x. सो इवन फंक्शन आप क्लियरली ऐसे चेक कर सकते हैं. और अगर इसका ग्राफ है, जैसे मैं अभी अब थोड़ी देर में बनाएंगे, और जब कैलकुलस में पढ़ोगे तब तो बहुत ज़्यादा ग्राफ पे बात करोगे, जिन्होंने देखा होगा इसका ग्राफ. और अगर आप देखना चाहो, वैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा पढ़ोगे आप, बिल्कुल पढ़ेंगे. कॉन्टिन्यूअस होता है तो कहीं ब्रेक तो होगा नहीं. और 0 पे आउटपुट 0 है, 1 पे आउटपुट 1 है, -1 पे भी -1 का स्क्वायर 1 है. 2 पुट करेंगे तो 4, और -2 पुट करेंगे तो भी 4. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. जो जैसा भी कर्व होगा दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. जैसे एक और एग्जांपल लिखें तो fx इज इक्वल टू cos x. अभी मैं कुछ स्टैंडर्ड कर्व बनवा दूंगा आपसे, क्योंकि थोड़ा कर्व ट्रेसिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी यहाँ इंटीग्रेशन में. कर्व्स तो हमें पता होने चाहिए. cos x, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूं तो टेलर सीरीज से आती है ये. इफ आई इंटरचेंज x by minus x, what we get? Minus x square is again same as x square. Minus x raised to power 4 is again as x raised to power 4. Students, minus of x raised to power 6 is again as x raised to power 6. And this one is same as cos x, and cos x is same as f of x. तभी आप इसका ग्राफ देखोगे. थोड़ी देर बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री के जब ग्राफ बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा हल्का सा cos x को थोड़ा डिटेल में कर देंगे. फुल डिटेल में तो कैलकुलस में होगा तब. तो इसका रेंज वैसे अगर आपको पता हो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, कुछ ऐसा कर्व होता है, समथिंग लाइक दिस. अभी मैं नहीं लिख रहा किस पॉइंट पे 0 वैल्यू आ रही है, और जब इसका कर्व बनाऊंगा तब. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ओके, सो थोड़ा डार्क लिखा करो, ऐसा बोल रहा है कि कोई बच्चा. अच्छा मुझे क्लियर दिख रहा था. ये क्लियर दिख रहे हैं ना सबको? एक बार रिप्लाई करके बता दो जो यस कहना चाहता है. यस सर, वेरी गुड. ये ऐसे समझदार बच्चे मुझे बहुत पसंद है. तो स्टूडेंट देखिए, एक स्टूडेंट कह रहा रिपीट कर दो. तो देखिए, इवन फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम d to r इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन. इवन फंक्शन कब कहते हैं? इफ इट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, और अगर वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. और यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, यानी x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी, किसी भी x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी, दैट इज इक्वल टू जो -x के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आएगी. लिखा तो ये तो मैंने पूछ लिया इसलिए बोल दिया क्या? नो सर, डार्क करो. ठीक है, डार्क करता हूँ. अब अगले आगे डार्क करूँ ना, अभी तो इसको तो ठीक है. ठीक है ना स्टूडेंट्स?
डार्क कर देंगे, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो यानी दैट मीन्स x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी, देखो f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ माइनस एक्स, मतलब x के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है। जो x के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल वही इमेज है, मतलब जैसा y एक्सिस के राइट साइड में है बिल्कुल y एक्सिस के लेफ्ट साइड में वैसा ही है। जैसा कॉस में आपने देखा होगा, या इसमें 2 पुट करके जो वैल्यू आएगी -2 पुट करके भी एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी। दैट्स व्हाई इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, उसके लिए हमने छोटे छोटे 2 एग्जांपल देख लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, फर्स्ट डे है। ओके, सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। थोड़ा इंक भर लेता हूं मैं थोड़ा। भाई स्टूडेंट कह रहे हैं कल नया मार्कर ले आना, दूसरे वाला जो डार्क चलता हो। स्टूडेंट तो पहले दिन में यार डिमांड करने लग गए यार, आप तो सर मार्कर डार्क चलाओ। हम जब छोटे हुआ करते थे, हम तो टीचर से 5-7 दिन तो कुछ बोलते नहीं थे। सो खैर जो भी है, आजकल के बच्चे तेज हैं बहुत। और मोबाइल में रोटेट वाला ऑप्शन भी आता है, कहीं पता लगे छोटी स्क्रीन पे देख रहे हो, रोटेट कर देना, थोड़ा बड़ा तो देखो। और ध्यान से एक एक चीज़ नोट करते जाइए, यही फील कीजिए कि आप क्लास में ही बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है कुछ भी पूछते रहें, थोड़ा आराम से, टीचर से थोड़ा डरना चाहिए, ठीक है ना। टीचर को नहीं बोलते तो 5 साल आप टाइम ऑनलाइन क्लास में होती। अच्छा, सो खैर बच्चे बहुत शरारती हैं, पहले दिन में ही अजीब से कमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारे टाइम तो हम 5-7 दिन तो टीचर के सामने बोलते नहीं थे, तो बच्चे का कमेंट है सर आपके टाइम ऑनलाइन क्लास भी तो नहीं होती थी। सही है, वेरी गुड। सो मैथ्स के बच्चों से ऐसे रिप्लाई की उम्मीद है, सेंस ऑफ ह्यूमर सुना है, अच्छा होता है। सो खैर ऑड फंक्शन स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन देखिए, अ फंक्शन f is a mapping from D to R, a function f is a mapping from D to R is said to be an odd function Can every even function be represented in terms of square of x? In terms of square of x, क्या हर इवन फंक्शन को स्क्वायर ऑफ एक्स की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स? अभी आपने लिखा था कुछ ऐसा फंक्शन, या मैं कुछ ऐसा लिख दूं, कभी आप लिखो मॉड एक्स, ये आगे आगे स्टडी करेंगे। इसे कैसे एक्स के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? This one is mod x, this one is e raised to power mod x. No, every function cannot be represented as power of x square. ठीक है स्टूडेंट, वो आगे आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे और भी इवन फंक्शन कैसे होता है। अभी तो सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी है। फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स का आउटपुट क्या है, जो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आए उसका नेगेटिव। मतलब ये देखिए एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया है, सपोज दिस वन इज एनी एक्स, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया है, सपोज ये 2 है और 2 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर आया है कुछ भी 4। अब आप देखिए माइनस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वही आंसर नहीं आ रहा है जो एफ एक्स में आ रहा है, बल्कि उसका नेगेटिव आ रहा है। यहां देखिए क्या हो रहा है, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर जो आउटपुट आ रहा है उसका नाम मैं एफ एक्स दे रहा हूं, तो माइनस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट सेम एज माइनस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, बल्कि नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। या फिर आप कह लो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इमेज अबाउट वाई एक्सिस, सबसे पहले वाई एक्सिस के अबाउट इमेज लो, देन टेक इमेज अबाउट दैट इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब सबसे पहले क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार एग्जांपल दे देता हूं फिर मैं बताता हूं ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टूडेंट व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? If I replace x by minus x, this become minus x cube. This one is minus of f of x. And what is the curve of x cube? Standard curves है कुछ, ये क्या है, f of x is equal to x cube. स्टूडेंट्स यहां देखिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आया है, माइनस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आया है 8, दिस वन इज 2,8। माइनस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम आउटपुट 8 नहीं आया है, जस्ट इसकी इमेज आई है, जस्ट इसका नेगेटिव आया है, या आप कह सकते हो सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है जो ऑड फंक्शन होता है। और कई क्या कहते हैं, फर्स्टली टेक इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, जो ये राइट साइड में कर्व था, फर्स्टली टेक इट्स इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, देन टेक द इमेज ऑफ दिस इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ एन ऑड फंक्शन। इस तरह हम एक ऑड फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मतलब क्या हुआ, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, f of x is equal to sin x, and by Taylor theorem the expansion of sin x is this one. If I replace x by minus x, what do we get? Minus x, minus x cube means minus, again आगे आया, this become minus x raised to power 5. So this one, so आप देखिए if I take minus out, this become minus of f of x. और sin x का जो स्टैंडर्ड कर्व है आप जानते हैं sin x का कर्व कैसा होता है, sin 0 0 पाई बाई 2 पे 1 कुछ ऐसा, then take its image like this. ये कर्व ऐसा है, सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट लाइक दिस वन, इसकी इमेज लाइक दिस, and this one is sine of x. This one is clearly an odd function. This one is clearly an odd function. तो एक बार नोट कर लें।
सो स्टूडेंट यहाँ पर अपने नेम चेंज करिए. नो, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है ये कर्व. सो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, या फिर कह लो फर्स्टली टेक इमेज अबाउट, फर्स्टली टेक इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, देन टेक द इमेज ऑफ दैट इमेज, जो इमेज आई है उसकी इमेज लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब आप देखिए फंक्शंस. स्टूडेंट यहां पर आप फंक्शंस से बहुत पढ़ोगे, मैं तो सिर्फ उतना कराऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है, बट अच्छा खासा फंक्शन आप 12-13 दिन खूब पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, फंक्शंस. स्टूडेंट फंक्शंस को देखिए हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं. अलजेब्राइक फंक्शन, इसे हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं. ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, सॉरी, थर्ड वन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस. सो algebraic function, polynomial functions. Algebraic function is again divided into 3 parts: polynomial functions, rational functions, irrational functions. Irrational functions. स्टूडेंट फिर इंटीग्रेशन जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरू हो रहा है, मगर ये हम फंक्शन और इनडेफिनेट इसलिए पढ़ेंगे ताकि बीच में ऐसा ना हो कि मैं कोई कर्व बनाता जा रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये हो क्या रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का बना रहा हूँ या किसी का बना रहा हूँ, और आप सोच रहे हो ये सर क्या खुद ही कर्व बनाई जा रहे हैं, खुद ही करी जा रहे हैं. तो बेटर है आपको वो चीज़ें ऑलरेडी पता हो. ट्रांसीडेंटल फंक्शन लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी बता देंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है. जैसे आपने देखा होगा e रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, लाइक दिस. लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, inverse trigonometric function, inverse trigonometric function. So transcendental function is divided into these parts. Now piecewise defined function, ऐसे function जो piece यानी टुकड़ों में defined हो, जैसे मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन एक वैसे करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी होता है, बट ठीक है अपने को उसकी अभी यहाँ जरूरत नहीं है. मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग इंटीजर और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लाइक दिस. So students,
फंक्शंस कुछ इस पार्ट्स में डिवाइड हैं, मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कर्व्स होंगे जिन कर्व्स का हमें कुछ पता होना चाहिए, हमें इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। कभी हमारे से कोई इंटीग्रेशन पूछी जाए, कोई लॉग फंक्शन कहाँ डिफाइंड है या कोई भी फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है, वो सब चीज़ें हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमारे आगे हमारे इंटीग्रेशन इनिशिएट करने से पहले ही, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होते ही ये सब आ जाएगा। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का या इंटीग्रेशन का मेन पर्पस क्या है, जैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें कर्व पता होगा, तो एरिया निकालने में, उसकी लिमिट्स निकालने में आसानी होगी। तो एक बार ये नोट कर लें, हो जाए तो बता दीजिएगा। नोट कर लीजिए एक बार, हो जाए तो बता दीजिए ना, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर, वेरी गुड, डन है तो डन है तो बहुत अच्छी बात। या ऐसा तो नहीं कुछ बच्चे ज़्यादा ही जल्दी डन कर रहे हैं? हाँ स्टूडेंट्स, डन का मतलब है कंप्लीटेड, हो गया। नो आवाज आ रही है, वॉइस इज क्रैकिंग। तो स्टूडेंट जिसको वॉइस क्रैक हो गया है उसको वैसे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा इन केस कभी हो जाता है। और थोड़ा सा वो भी देख लीजिएगा, सुबह से कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक इतना चला लिया हो कि नेट का इशू हो जाए। मैं समझ रहा हूँ 3 बजे होगा तो 3 बजे तक तो या आपको थोड़ा डाटा का जो प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा। ये नेम, अपना नाम रिपीट कर दूं क्या? फंक्शंस, फंक्शंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में को मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन दिखता है ना आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड पीस वाइज डिफाइंड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये लीस्ट इंटीजर को देखते ही हमें याद आ जाता है कि 2017 में भी फर्स्ट रैंक आ सकती थी, इस लीस्ट के कारण नहीं आई। वो स्टूडेंट ने जल्दी जल्दी में ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लिया, बस थोड़ा सिंबल में ही तो फर्क है। ये ऐसा था और वो ऐसा था। ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि स्टूडेंट एग्जाम में फिर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को नहीं देखता। मुड़ गया होगा टीचर से या नहीं मुड़ा होगा, और इसी में फर्स्ट का सीधा थर्ड ही आया। सो खैर, सो फर्स्ट वन, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और आप देखिए स्टूडेंट्स क्लियरली ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। और आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। जब तक हम डोमेन नहीं करते कुछ भी पुट करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे कि ये फंक्शन था, यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस 0 मत पुट कर दीजिएगा, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम।
कुछ भी पुट कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो इसके डोमेन में तभी मैंने कहा फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ इनपुट नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी इनपुट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पूरा आर होगा, पूरा आर। कुछ भी पुट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। जीरो पुट करने पर y की वैल्यू y विच इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो आएगी। 1 पुट करने पे 1, और ये लीनियर है, 1 डिग्री का है। सो दिस रिप्रेजेंट्स लाइन y इज इक्वल टू x। इसका रेंज क्या है स्टूडेंट्स? रेंज इज अगेन r। इसका रेंज भी पूरा r है। आप देख सकते हैं, आपको 100 आउटपुट लाना है, 100 पुट कीजिए। 500 लाना है, 500 पुट कीजिए। ओके, क्या ये ऑड फंक्शन है कि इवन? ऑड फंक्शन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। दिस वन इज एन ऑड फंक्शन। बाकी हमने अभी स्टडी नहीं की है कि बाकी कनकेव, कॉन्वेक्स, लाइक कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो दिख ही रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। सेकंड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो ये कर्व देखिए स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड कर्व है जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो डिफरेंट कर्व है वो बनाने के लिए जो भी रूल होगा वो हम करेंगे कि मेथड क्या होता है, बट स्टैंडर्ड कर्व का तो पता होना चाहिए। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, कुछ भी पुट कीजिए, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। कुछ भी पुट कीजिए, आपको आउटपुट मिलने वाला है, और x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने में कोई फर्क नहीं। दैट मीन दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, यानी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। 1 पुट करने पर 1, 2 पुट करने पर 4 एंड ज्वाइन दैट। और बाकी आपने वो चीज़ें, मतलब स्टैंडर्ड कर्व है, हमें सीधा आ जाना चाहिए, वरना कई लोग ऐसे भी देखते हैं, इसका डेरिवेटिव आया 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2 विच इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमा मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का कर्व, मिनिमा लाइक दिस। बाकी कनकेव, कॉन्वेक्स, उनका देख के ये कर्व बन सकता है, बट स्टैंडर्ड कर्व है जो हमें वैसे ही पता होना चाहिए। जैसे हम इन कर्व्स को बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं अप्लाई करते, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, ये जो कुछ है स्टैंडर्ड कर्व्स। सो यहाँ पर डोमेन क्या है मेरा स्टूडेंट्स? माई डोमेन इज होल आर। डोमेन मेरा पूरा आर है। व्हाट इज रेंज? क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity. My range is closed interval 0 to infinity, and this one is clearly an even function. अगर मैं स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 4 का कर्व बनाता तो भी आप देखिए x रेज़ टू पावर 4 भी इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने में कोई फर्क नहीं। और x रेज़ टू पावर 4 एंड x स्क्वेयर आखिर बराबर कब होते हैं? देखिए, इफ आई टेक x स्क्वेयर आउट और वैल्यू क्या आई? 0 + -1। 0 एक 1 पे, एक -1 पे, तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक x स्क्वेयर इज ग्रेटर देन x रेज़ टू पावर 4। 0 से 1 तक कुछ भी पुट कीजिए, सपोज हाफ पुट किया, हाफ स्क्वेयर इज 1 रेज़ टू पावर 4 एंड हाफ रेज़ टू पावर 4 इज 1 रेज़ टू पावर 16। तो इसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। और आफ्टर 1 दिस इज ग्रेटर। जैसे आप 2 पुट करते हैं, दिस गिव्स मी 4 एंड दिस गिव्स मी 16। दिस वन इज x रेज़ टू पावर 4, दिस वन इज x स्क्वेयर। सिमिलरली x रेज़ टू पावर 6 like this. So this one is x square, second one is x raised to power 4, next one is x raised to power 6, and so on x raised to power 2n, where n belongs to natural number. So these are the curves of x square, x4, x raised to power 6, so on. So एक बार नोट कर लें स्टूडेंट, ये इवन फंक्शन है, नोट कर लें, हो जाए तो बता देना।
डन। स्टूडेंट डन का मतलब है हो गया। आपको रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए जो आपका पहला टॉपिक है, ये हम बेसिक बता रहे हैं कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। हम तो सीधा बढ़ जाएंगे, जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, उससे फ़ायदा क्या है? क्योंकि सिर्फ टॉप रैंकर्स के साथ साथ हमें क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज गिवन टू अस, ओके स्टूडेंट, इफ आई टेक ए आउट, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो विच इज सेम एज इसका हाफ b बाई 2a, उसका स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ओके, नाउ दिस वन इज a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज x b बाई 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, प्लस एलसीएम लीजिए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बट a बाहर है 4a, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, दिस इज सेम एज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। स्टूडेंट डी इज डिस्क्रिमिनेंट, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट, नाउ टू केस अराइजेज, ईदर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। केस फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 0, केस फर्स्ट इफ a इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए अगर a 0 से बड़ा है, स्टूडेंट अगर मुझे ये फंक्शन दिया है, दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ ABC, मुझे ABC की वैल्यू पहले ही पता है। अब ABC की वैल्यू पता है तो D पता है और 4a पता है। सपोज बाय सॉल्विंग दिस वी गेट वैल्यू 5, सपोज ABC की वैल्यू नोन है, इनको सॉल्व किया, वैल्यू कुछ आई, मान लो 5 आ गई। इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्टूडेंट दिस वन इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, किसी का भी स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इनटू पॉजिटिव क्वांटिटी इज अगेन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये चीज 0 या 0 से बड़ी हुई और ये 5 आया, तो 5 प्लस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनका जो टोटल है वो 5 या उससे ज्यादा होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 5, और मिनिमम वैल्यू 5 कब आएगी? जब ये 0 होगा, यानी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर मिलेगी। ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। एंड इफ a b c आर गिवन टू अस देन दिस गिव्स मी फिक्स वैल्यू। सपोज कीजिए इसकी फिक्स वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि a b c पता है तो d पता लग जाएगा। 5 प्लस पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नॉन नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 5 प्लस अ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 5 प्लस a भी 5 या 5 से बड़ा हुआ, और सबसे छोटी वैल्यू होगी 5 जब a 0 होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी आएगी दिस वन, और जब ये 0 होगा, एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाय 4a। यानी ऐसे फंक्शन की अगर a 0 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a होती है। ओके, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो बाद में बात करते हैं, पहले केस सेकंड। नाउ केस सेकंड, इफ a इज लेस देन 0, अगर a 0 से कम है, स्टूडेंट्स
अगर आपको ये फंक्शन गिवन है दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगर ए बी सी की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू पता है। सपोज इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ गई 5। अब आप देखिए ये स्क्वायर है तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिव्स मी लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये जो क्वांटिटी आ गई है पूरी ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर एक क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है 5 प्लस ऐसी क्वांटिटी जो या तो 0 है या नेगेटिव है, उसकी ये 0 हुआ तब तो 5 आ जाएगा और नेगेटिव हुआ तो 5 से भी कम आ जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 5 हुई और वो सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी जब ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, 5 मिलेगी जब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, और अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू इज बेसिकली माइनस डी बाय 4a। सो एक बार नोट करें, इतना थोड़ा ध्यान से सोचें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लें स्टूडेंट्स, चीज को समझ लें। अपने को बहुत अच्छा करना है। अभी सोच लो जो फर्स्ट रैंक लाया है उसने अभी एक ऑप्शन अपने पास छोड़ दिया है, किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं तो उसका रिकॉर्ड लाइफ में कभी नहीं टूटेगा। इसका टूट सकता है अभी, अगर ले आता तो हमारे पास अब नया करने के कुछ बचता ही नहीं। तो अपने पास है अभी ऑप्शंस। 100 के लिए ट्राई करो, फर्स्ट रैंक तो आ ही जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो मैंने कुछ भी लिख दिया बी। मैंने कहा कि अगर कोई भी क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर 5 में एक क्वांटिटी जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है वो ऐड करूं तो ये लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। भाई 5 प्लस 0 या नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ा जाए, 0 ऐड करूंगा तो 5 और नेगेटिव ऐड करूंगा तो 5 से भी कम। मैं तो ये बता रहा था, सपोज ये 5 है और अगर a लेस देन 0 है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इंटू नेगेटिव क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो किसी 5 में लेस देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी ऐड करें तो 5 या उससे कम आंसर आता है, मतलब मैक्सिमम 5 आता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये तो ए बी तो कुछ भी लिख दिया मैंने वैसे ही, तो ऐसा के लिख दो, क्या दिक्कत है, इसका इस ए बी से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स एक मिनट, आपको क्या पता है यहाँ B क्या है, A क्या है, C क्या है? वो जो भी सॉल्व किया मैंने कहा सॉल्व करके इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके सपोज कीजिए इसकी वैल्यू 5 आ गई, A की वैल्यू यूज करके, मैंने यहाँ D नहीं बोला, मैंने पूरा बोला है कि सपोज कीजिए इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू आ गई 5, चाहे -5 आई, चाहे 100 आई, चाहे -100 आई, कुछ भी वैल्यू आई। भाई -100 में नेगेटिव चीज करेंगे तब भी तो छोटा ही होगा, और 100 में नेगेटिव चीज जोड़ेंगे तब भी छोटा ही होगा। मेरा मतलब था जो ये वैल्यू है इसमें कोई नेगेटिव चीज जोड़ेंगे तो और छोटा ही होगा, इसमें एक ही वैल्यू से कोई मतलब नहीं। वो तो सॉल्व करके जो भी आया होगा, जो भी एक फिक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि इफ आई नो द फंक्शन ax² + bx + c, दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ abc, एंड इफ आई ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ abc देन वी इजिली गेट द वैल्यू ऑफ -d/4a। वो जो भी आएगी, वो सपोज k आई है, k चाहे पॉजिटिव थी चाहे नेगेटिव थी, ठीक है, बिल्कुल वो a बीच नीचे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो गई। मैंने तो इस पूरे की वैल्यू बोली कि सपोज ये आ गई, मैंने कहा 5 लिख दिया, मैं इसको रब करके 7 लिखूं या -7 लिखूं, उसका क्या लॉजिक है? वो हमें थोड़ी ना पता है, क्या पता इसको सॉल्व करके ऊपर वाला पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव ही कैंसिल हो जाए।
सो स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे अब कल बढ़ते हैं। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल एनालिसिस स्टार्ट होएगा। तो इसमें अपने को तकरीबन 10 दिन तो लगेंगे, मतलब फंक्शन नहीं, फंक्शन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने में। उसके बाद अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ये नहीं कि इनडेफिनेट मुझे आता है, वो अगर जिसको आता है फिर जब हम करेंगे तब देखूंगा मैं आता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स 10 मिनट का आपको हम ब्रेक दे रहे हैं। 10 मिनट बाद आपकी रियल की क्लास स्टार्ट होगी। बट आईडी ऑफ मत करना, एक बार ये मीटिंग ऑफ हो गई तो दोबारा इस मीटिंग में ऐड नहीं हो सकते हो। तो अपना थोड़ा रिफ्रेशमेंट, चाय कॉफ़ी जो पीते हो, पानी पीते हो, वो पी लीजिए। और 10 मिनट बाद मतलब एग्जैक्टली 5 बजे दोबारा मिलेंगे रियल एनालिसिस के साथ, जिसकी 4 साल की एवरेज 42 मार्क्स है। अब आप समझ ही रहे हो 42 मार्क्स वो। तो इस समय जो कंटेंट है 42 और 12, 54 मैटर, 52 मार्क्स का मैटर जो है अभी आपका चल रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं और बाकी सर बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही देंगे। सो होपफुली थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एक बार मैसेज करके बता दें चल चलते। टीचर बैठने से पहले थोड़ा सा राजी रहता है, कल तक नींद अच्छी आती है। चलो एक ने तो यस, जिन्होंने यस सर बोला है उनको थैंक यू। जिन्होंने यस सर नहीं बोला, यस की स्पेलिंग होती है YESSIR, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर 10 मिनट्स। सो स्टूडेंट, घर की बात ही है, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता पूछो बिंदास, मिलके करेंगे। आपको नहीं आता एक बार डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी जो 2 टीचर्स हैं, अगर नहीं आता तो स्पेशली उनके साथ भी हम आपको टाइम दे देंगे 1 आवर का। आप उनसे पूछें सर ऐसा होता है, 2 की जगह 3 होता है तो क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आता सर, ये चीज़ दोबारा बता दो। जैसी भी क्वेश्चन हो, हमें पढ़ाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, मतलब फ्री है पूरे दिन, सिर्फ पढ़ाना ही काम है, ठीक है ना। सो खैर आफ्टर 10 minutes